हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं भी अच्छा हूँ। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। और ये क्लास 9th है और काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर, दोनों को हमने कंबाइन किया है। यहाँ पर बेसिकली हम लोग मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम लोग वही सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुँच चुके हैं और क्या कहाँ पे आ गए हैं। मैंने बताया था कि अबाउट टू फिनिश है। वैसे तो चीज़ें नॉर्मल ही थी, अभी तक आप लोगों ने बॉइलिंग, इवोपरेशन और वेपोराइजेशन, मेल्टिंग ये सब तो पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग उसको मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे ले जाके पढ़ रहे थे, थोड़ा सा ज़्यादा कि उसके पार्टिकल किस तरह से, जो पार्टिकल्स का नेचर क्या है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट टाइम क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं फिर से, क्या बातें हुई थी लास्ट टाइम हम लोगों ने। जैसे कि बॉइलिंग पहले पढ़ चुके थे, तो कल हम लोगों ने पढ़ा इवेपोरेशन, है ना। एवोपरेशन के साथ में हम लोगों ने पढ़ा कल वेपोराइजेशन। मैंने यही दो चीज़ें तुमको पढ़ाई थी, एवोपरेशन, वेपोराइजेशन। दोनों में कॉमन बात क्या है, यहाँ पे भी दोनों में एक कॉमन बात है कि कोई भी चीज़ लिक्विड से क्या बनेगी, गैस। यहाँ पे भी कोई चीज़ लिक्विड से क्या बनेगी, गैस। ये बात है जो कॉमन है। तो क्या है जो कॉमन नहीं है? कॉमन ये नहीं है कि वेपोराइजेशन में कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस बनेगी एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ही गैस बनेगी वेपोराइजेशन प्रोसेस में। यानी कि इस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, आपने कोई चीज़ लिया, कोई भी सब्सटेंस, वाटर वगैरह कुछ भी, जो भी आपको बॉईल करना है, आपने उसको लेके किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में रखा और उसके बाद उसको गैस के ऊपर रखा और आग वाग जला दी, ठीक है ना। गैस ऑन करी और उसके बाद आग जलते जलते लिक्विड को थोड़ी हीट मिलने लगी, हीट मिलते मिलते वो धीरे धीरे बॉईल करने लगा और बॉईल करने के बाद वो लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस। दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। व्हाट इज एवोपरेशन? तो बेसिक जो डिफरेंस है इन दोनों में वो यही है कि इवोपरेशन जो होता है ना, वो होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे होता है। क्यों हो जाता है? अब क्या क्यों, मतलब ये समझ लो, ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे तो जैसे किसी भी लिक्विड को गैस में बदलने के लिए एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए, प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। या तो वो बॉईल करके आ जाएगा, बॉईल करने वाले में क्या है कि जितना लिक्विड है वो सारा का सारा बॉईल हो जाएगा, सारा का सारा लिक्विड गर्म हो जाएगा और पूरा का पूरा वेपोराइजेशन पूरा का पूरा होने लग जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि वेपोराइजेशन में मान लो, जैसे कि मान लो चलो एक नदी है और ये जिस तरह से मान लो एक नदी है, ठीक है ना, ये, और यहाँ पे मान लो ये सनलाइट है और ये मान लो सन की लाइट यहाँ से आने वाली है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ से आती है, तो ये एक सरफेस फिनोमेना है। फिर इवोपरेशन में क्या होता है कि सिर्फ ऊपर की जो लेयर है, जो ऊपर की लेयर है वाटर की, सिर्फ उतना इवोपरेट होगा। जब एक लेयर यहाँ से हट जाएगी फिर तीसरी नीचे लेयर, तो यानी कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरी बात, ये पूरा का पूरा पानी को हीट नहीं मिलने वाली, सिर्फ ऊपर की लेयर को हीट मिलेगी, ऊपर की लेयर ही वेपर बन के कन्वर्ट होंगे, बाकी की लेयर में कोई फर्क नहीं आने वाला। एवोपरेशन कैसा है? एवोपरेशन कैसा फिनोमेना है? ये एक सरफेस फिनोमेना है। हमने कल भी पढ़ा था, ये एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना यानी कि उसके ऊपर सरफेस तक ये प्रोसेस केवल देखने को मिलता है। और ये कैसा फिनोमेना है? वेपोराइजेशन। ये पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर हो रहा है, पूरा लिक्विड टॉप टू बॉटम सब। क्या बोलेंगे इसे? दिस इज बल्क फिनोमेना। समझिए, ये कैसा फिनोमेना है? एक बल्क फिनोमेना। तो यही बेसिक डिफरेंस थे इवोपरेशन और वेपोराइजेशन में। तो हम लोगों ने ये छोटी मोटी चीज़ें पढ़ ली थी। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, यहाँ पे एनर्जी कम होती है। बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करना पड़ेगा, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म नहीं करना पड़ेगा। वेपोराइजेशन एक बल्क फिनोमेना है, ये एक सरफेस फिनोमेना है। तो यही सब बेसिक डिफरेंस इनमें हुआ करते हैं। ओके, इसके बाद वेपोराइजेशन क्या बोलते हैं, एवोपरेशन को पढ़ा था कि एवोपरेशन प्रोसेस हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे जब कन्वर्ट होने लग जाता है, इसी प्रोसेस को हम एवोपरेशन कहते हैं ना। ये तो हमने कल पढ़ा है। और उसमें हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, एवोपरेशन के कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें 4 फैक्टर पढ़े हैं, 4 फैक्टर बता देता हूँ मैं। जैसा पहला था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एवोपरेशन भी उतना ज़्यादा तेज़ी से होगा। दूसरा क्या था? विंड स्पीड, यानी कि हवाओं की रफ्तार। हवा से भी, मतलब विंड से भी, एयर से भी हो जाता है ना एवोपरेशन। तो हवाओं की रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी, मोर द स्पीड ऑफ विंड, उतनी ज़्यादा तेज़ी से एवोपरेशन भी होगा। सरफेस एरिया, विंड स्पीड, और तीसरा था टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर ज़्यादा गर्मी होगी तो एवोपरेशन भी ज़्यादा तेज होगा। मई जून के महीने में एवोपरेशन ज़्यादा फास्ट होता है, तो टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए? हाई भी होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है
विच फेवर्स, जो इवोपोरेशन को फेवर करती हैं। ओके, तो चौथा जो कंडीशन है ये क्या है, चौथी कंडीशन है अपनी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी फेवर नहीं करती। अगर ह्यूमिडिटी हाई हुई, अगर मान लो ह्यूमिडिटी हाई हुई यानी कि एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हुए, तो इवोपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। तो इवोपोरेशन, जिस रेट से इवोपोरेशन हो रही थी, जिस रफ्तार से पानी वेपर बन के ऊपर जा रहा था, वो रफ्तार अब कम हो जाएगी ड्यू टू ह्यूमिडिटी। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं जो हमने अब तक पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखो हम लोग फेज ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं। तो फेज ट्रांजिशन वो नहीं है बच्चों वाला कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, बस उतना पढ़ के छोड़ दिया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं उसमें। तो यही सारे हम पढ़ रहे हैं। तो फेज ट्रांजिशन में काम तो एक ही होना है। वैसे मैं तुम लोग को एक बात और बता दूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमारा जितना भी फेज ट्रांजिशन है हम लोग इतने में ही निपट जा रहे हैं। हमारा सारा फेज ट्रांजिशन इतने तक ही हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। सॉलिड से लिक्विड आ जाएंगे, लिक्विड से गैस आ जाएंगे, इधर से इधर आ जाएंगे, इधर से इधर आ जाएंगे। लेकिन इसके आगे भी हो सकता है, आप चाहो तो गैस से आगे, आप चाहो तो गैस से आगे उसको प्लाज्मा स्टेट में भी ले जा सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। और सॉलिड से चाहो तो, सॉलिड के अगर सॉलिड से चाहो तो कौन से स्टेट में आ सकता है, BEC, वो साइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये स्टेट भी पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये दोनों स्टेट देखने को नहीं मिलती, इसीलिए हम इनको नहीं पढ़ते। अब सोचो क्या करना है। जैसे सपोज करो कोई हमारे पास चीज थी BEC फॉर्म में, ठीक है ना। BEC यानी कि लगभग -273 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ये BEC क्यों है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर में ये चीज पड़ी हुई है। आपने थोड़ा सा हीट दिया, हीट दिया, हीट दिया, पहले हीट देने के बाद सबसे पहले वो सॉलिड फॉर्म में आएगी। BEC से पहला चेंज आएगा सॉलिड फॉर्म में, जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा। जब ये हीट देने के बाद 273 से कम होते 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 मान के चलो वो -100 या फिर -50 या फिर 0 के आसपास आएगी, तो बन जाएगी सॉलिड। फिर आपने और भी हीट दिया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तो लिक्विड बन जाएगी। अब लिक्विड बन गई, अब उसके बाद और भी हीट दो, और भी हीट दोगे तो क्या बन जाएगी, फिर वो गैस बन जाएगी। और भी अगर हीट दिया तुमने, गैस बनने के बाद अगर गैस को तुमने क्लोज कंटेनर में बंद कर दिया, मान लो गैस बन गई, गैस को तुम किसी क्लोज कंटेनर में करो और उसके बाद उसको हीट करना शुरू करो, उसका टेम्परेचर वहां पे राइज करना शुरू करो, और जब वहां पे उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होगा तब वो गैस स्टेट से प्लाज्मा स्टेट में भी आ जाएगी। और यही काम उल्टा भी कर सकते हो, कोई चीज प्लाज्मा स्टेट में है तो उसकी हीट वहां से निकाल लो, आसान नहीं है करना, लेकिन अगर मान लो निकाल दी उसकी हीट तो वो गैस बन जाएगी। गैस से अगर उसकी हीट और कम कर दोगे तो वो लिक्विड में आएगी, लिक्विड से फिर सॉलिड, और सॉलिड से फिर BEC में भी लाया जा सकता है किसी भी चीज को, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था अभी जल्दी में, कमेंट में मैंने पढ़ा था उसका क्वेश्चन। उसने पूछा है कि सर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज किया जा सकता है। देख बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो कैसे चेंज होगा, जैसे हमको पता है कि हायर एल्टीट्यूड, ऊंची जगहों पे प्रेशर कम है, तो आप ऊंची जगह पे चले जाओ तो प्रेशर आपको कम महसूस होगा। लेकिन क्या आपने एटमॉस्फेयर के प्रेशर को चेंज कर दिया, नहीं। एटमॉस्फेयर का प्रेशर उतना ही, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम जैसे प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज का प्रेशर को तय कर सकते हैं। हम एटमॉस्फेयर पे लगने वाले प्रेशर को नहीं छोड़ सकते। हम क्या करोगे, एटमॉस्फेयर से सारी गैसेस निकाल लोगे क्या, या गैसेस और ज्यादा इन्वॉल्व कर दोगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे चेंज करेंगे। लेकिन हम किसी सिस्टम के लिए, जैसे मान लो दाल है, पल्सेस, उसको बॉईल करने के लिए हम चाहते थे कि प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो ये चीज़ ज़्यादा हीट मिलेगी इसको, और जो दाल होगी वो जल्दी गल जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज नहीं किया। हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर ऐसा बनाया जिसके अंदर अपने आप ही प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि वो प्रेशर कुकर तो प्रेशर बढ़ा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, और इस वजह से उसको हीट ज़्यादा मिल रही है, समझे। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो जो लास्ट कमेंट मैंने पढ़ा है लास्ट वीडियो पे, उसका जवाब ये था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग ऐसे नहीं चेंज कर सकते, लेकिन किसी सिस्टम के लिए, किसी चीज़ के लिए हम प्रेशर अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं प्रेशर को कम कर दे, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से, एयर की वजह से। तो हम लोग अगर मान के चलो, ऐसा किया जा सकता है कि आपने एक डब्बा लो, अगर कोई सा भी मान लो, कोई सी भी चीज़ एक डब्बे में मान लो बंद किया हुआ है, जैसे मान लो ये एक तरह का मान लो डब्बा था, और ये मान लो इसका जैसे इस तरह से बंद होता है, तो हमने इस तरह खोल के रख रखा है। अब मैं इसको ऐसे करके मान लो, ऐसे घुमा के ऐसे करके बंद नहीं करते, तो मैं इसको मान लो यहाँ पे कर दे रहा हूँ बंद। अब बंद करने के बाद आप एक नॉर्मल किसी भी डब्बे को लेके बंद करोगे तो उसके अंदर एयर तो होती है ना, एयर तो अपने आप चली जाती है कि नहीं चली जाती, एयर होती है। अब वैक्यूम पंप से सारी की सारी एयर बाहर निकाल सकते हो। जब सारी की सारी एयर बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, कोई प्रेशर नहीं, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे तो इस तरह से प्रेशर को चेंज किया जा सकता है किसी सिस्टम के लिए। एटमॉस्फेयर की एयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज नहीं कर पाओगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बदल दो, तो ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो ठीक है ना। तो सॉलिड लिक्विड गैस, वो साइन प्लाज्मा, ये सारी की सारी बातें समझ चुके हो। तुम समझ चुके हो कि हीट देने पे चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और हीट निकालने पे वो कन्वर्जन किस तरह से हो। ओके, तो काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं इसमें, आई थिंक इतना तो आप सबको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट है अपना जो फेज चेंज कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मेल्टिंग, मेल्टिंग के बाद हमने पढ़ा बॉइलिंग, बॉइलिंग के बाद हमने वेपराइजेशन और इवोपोरेशन, ये 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। और अभी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अब क्या है ना, ये बेसिक नाम है, बच्चों ने पढ़ तो सबने रखे हैं। अभी तक मेल्टिंग भी पढ़ाई थी तो वो भी तुम लोगों ने पढ़ रखा था, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों ने पहले से पढ़ा है, 9th में हो, तुमको ऑलरेडी आइडिया है। तो इसीलिए मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें ऐसे लेके आता हूँ कि जो तुमको आइडिया ना हो, ठीक है ना। वो जो तुम्हारे लेवल तक जरूरी तो नहीं है, तुमको तो जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन किसी कॉन्सेप्ट को अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो उसकी डेफिनेशन अगर बाई चांस भूल भी है तो बाद में याद करके लिख सकते हो, ठीक है ना। और ईजी है यार, समझने में क्या है। कंडेंसेशन सबको पता है, कंडेंसेशन क्या होता है। तो कंडेंसेशन देखो, वाटर साइकिल सबने पढ़ी है, ठीक। कंडेंसेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या जानते हैं, हम लोग, हमको सबको पता है कि वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे मान लो जो पानी होता है, ठीक है ना, ये सन होता है, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ सीधे सन, ये सनलाइट यहाँ से आती है, ठीक है। ये जो वाटर होता है वेपर बन के ये इस तरह से ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके चला जाता है। उसके बाद फिर यही क्या बोलते हैं, यही कंडेंस होता है, यानी कि ऊपर, जैसे कि जब ऊपर जाता है ये जो वेपर बनने के बाद पानी का, तो ऊपर क्या बोलते हैं, ऊपर कुछ किलोमीटर पे 8, 10, 12, 15 किलोमीटर जैसे ऊपर जाता है, तो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा होता है। तो क्या होता है कि गैस जो होती है ना, गैस कैन बी चेंज इन लिक्विड। जो एक गैस होती है जैसे वेपर, तो वेपर यानी गैस के फॉर्म में आ गई, ठीक है ना, तो वो लिक्विड बन सकती है। कैसे? 2 तरीके हैं उसके लिक्विड बनने के। किसी भी गैस का लिक्विड बनने का तरीका क्या है कि या तो टेम्परेचर लो करो, ठीक है ना, टेम्परेचर कम कर दो। तो मैंने बताया कि जैसे यहाँ से जो गैसेस वगैरह निकलती हैं, यानी कि जो वाटर वेपर जो गैस के फॉर्म में ऊपर जा रहा होता है, तो ऊपर जाके टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, तो फिर वहाँ वो जाके बादल बादल बन के, और टेम्परेचर लो होने की वजह से फिर वो सारा दोबारा पानी वाटर के फॉर्म में नीचे बारिश की तरह आ जाता है। तो जो रेन होती है, बारिश होती है, वो भी वही होता है, डियो, फॉग, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कंडेंसेशन का ही रीजन, ठीक है ना। कंडेंसेशन की वजह से हमको कितने सारे फिनोमेना देखने को मिलते हैं, समझो। तो वाटर साइकिल होने का भी रीजन कंडेंसेशन, क्योंकि वाटर साइकिल क्या होगा कि इवोपोरेशन, जैसे पहला पार्ट होता है इवोपोरेशन, वाटर साइकिल पूरा क्या है, इवोपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। सबसे पहले इवोपोरेशन होगा, यानी कि वाटर पहले तो ऊपर जाएगा वेपर बन के, बाद में कंडेंसेशन होकर वो दोबारा नीचे आ जाएगा, यानी कि जो गैस फॉर्म में था दोबारा नीचे आ जाएगा। तो ये है कहानी। तो कंडेंसेशन आया समझ में। और कंडेंसेशन से क्या क्या चीजें देखो हमको देखने को मिलती हैं, ये भी समझ लो। जैसे कि फॉग, जो फॉग है वो भी कंडेंसेशन की वजह से। जैसे कि मिस्ट और फॉग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है इनमें। थोड़ा सा फर्क क्या होता है समझ लो। फॉग में क्या होता है कि फॉग में जो विजिबिलिटी होती है, मतलब जैसे फॉग हो गया यानी कि धुंध, कोहरा, ठीक है ना, कोहरा होता है जो फॉग, उसमें क्या होता है कि चीज़ें थोड़ा जो उसकी विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, हमको चीज़ें दिखती नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे वाटर ड्रॉपलेट्स इस तरह से मान के चलो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, वो साफ साफ दिखने लग जाते हैं। तो फॉग और मिस्ट दोनों सेम होता है, दोनों का एक ही तरीका है कि वाटर ड्रॉपलेट एयर के अंदर है और उसके अंदर मान के चलो कि थोड़ा बहुत धूल मिट्टी के कण भी हैं, ठीक है ना, बहुत हल्के फुल्के डस्ट पार्टिकल है, इसी वजह से दिखना बंद हो गया, क्योंकि धूल मिट्टी के कण भी उसके वाटर ड्रॉपलेट के अंदर होते हैं। तो फॉग और मिस्ट दोनों एक ही चीज़ है, फर्क बस इतना है कि इसमें फॉग तब बोला जाएगा अगर लेस देन 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर से कम हमको दिख रहा है, मतलब 1 किलोमीटर तक से भी कम की चीज़ें हमको नजर आ रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे फॉग। यानी कि 1 किलोमीटर से दूर का अगर हमको कुछ भी नहीं दिखता, तो अगर इस तरह की कुछ धुंध है, इस तरह की मान लो कोई कोहरा अगर इस तरह का है, तो वो कहलाएगा फॉग। मिस्ट में क्या होता है कि मिस्ट भी फॉग का ही एक रूप है, लेकिन जनरली पहाड़ों वगैरह पे देखने को मिलता है कि मिस्ट में क्या होता है कि सेम चीज़ है, लेकिन मोर देन 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी होती है इसमें, यानी कि ज़्यादा बेहतर क्या है, मिस्ट में हमको थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखता है, ज़्यादा दूर तक दिख सकता है, फॉग में उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन फॉग ही चल रहा है। तीसरा क्या है कि इसके अलावा जैसे डियो, ठीक है ना, डियो का फिनोमेना भी पता होगा, ओस जो गिरती है, ठीक है ना, तो जो डियो यानी ओस गिरती है, तो वो भी उसका रीजन भी कंडेंसेशन ही है ना, वो भी इसी तरह से होती है। और जैसे होता है रेन, बारिश, तो ये सारे के सारे फिनोमेना कंडेंसेशन की वजह से। अगर इवोपोरेशन और कंडेंसेशन रुक जाए, इवोपोरेशन होना बंद हो जाए, कंडेंसेशन होना बंद हो जाए, तो ना रहेगा फॉग, ना मिस्ट, ना डियो, इनमें से एक भी फिनोमेना देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? ये कैसे होता है? कंडेंसेशन में क्या होता है, सबसे पहले देखो वाटर साइकिल में सबसे पहले इवोपोरेशन होता है। इवोपोरेशन में क्या होता है कि सनलाइट जो होता है, जो हवाएं वगैरह सनलाइट या जो भी हो, वो सारा का सारा वाटर को वेपर बना के ऊपर की ओर लेके जाती है, पहला काम तो ये है। फिर जब ऊपर जाती है तो ऊपर का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर पहुंचा दे रही है, वो एटमॉस्फेयर में ही यहीं कहीं होते हैं, 4, 5, 8, 10 किलोमीटर तक ही के एरिया में ही रहते हैं। वहां पे फिर क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर ठंडा हो जाता है,
ठीक है ना, टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से वो दोबारा लिक्विड के फॉर्म में आने लग जाता है। तो उसी की वजह से अब देखो फॉग क्या होता है, देखो फॉग और डीओ में फर्क क्या समझना। फॉग जैसे कि फॉग और मिस्ट ये हम अपने आसपास ही देखते हैं, समझे कि नहीं देखें, फॉग हमारे आसपास ही होता है, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है उसके बहुत सबसे ज्यादा पास में अगर इनमें से कौन सा फिनोमेना देखने को मिल रहा है वो है फॉग। रेन तो ऊपर से, बारिश तो ऊपर से होती है, ड्यू भी ऊपर से आ रही है, फॉग तो ऊपर से नहीं आ रहा, वो यहीं का यहीं है, ठीक है ना। वो जितना भी वाटर वेपर जो एंड में बच जाता है, जैसे ठंड के दिनों में विंटर सीजन में ऐसा ज़्यादा होता है, तो जो भी वाटर ड्रॉपलेट जो बच जाती है, जो ऊपर नहीं जा पाई, मान लो वो जो यहीं पर रह गई, तो वही फॉग क्रिएट करती है, ठीक है ना, क्योंकि एयर के साथ सेचुरेटेड होती नहीं है। समझो, जो वाटर वेपर बनता है वो एयर के साथ में, यानी कि एयर पार्टिकल के साथ में बहुत अच्छे से घुल मिल नहीं पाता। दिन में जब टेम्परेचर हाई होता है तब वो एयर पार्टिकल के साथ में घुल मिल नहीं पाता, लेकिन रात में वो एयर पार्टिकल के साथ में कुछ हद तक सैचुरेटेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए रात के बाद ही हमको कोहरा भी जो हमको होता है वो दिन में जनरली नजर आता है, जो फॉग होता है, मिस्ट भी हमको दिन में दिखती है, और डियो तो दिन में ही बरसती है, रात से ही शुरू हो जाती है। डियो क्या होता है, डियो भी मान के चलो एक तरह के रेन जैसे ही होता है कि जो बारिश के ड्रॉपलेट जो बहुत ज़्यादा, वाटर ड्रॉपलेट जो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई, वो रास्ते में यहीं कहीं रुकने की वजह से, जैसे ही जब रात में जब ठंड हो जाती है, थोड़ी सी मौसम ठंडा होता है, तो वो तुरंत लिक्विड बन के नीचे बहना शुरू हो जाता है, और ये सारा फिनोमेना कंडेंसेशन के अंडर में ही आता है। ओके, तो इतनी देर में आप ये तो समझ गए होंगे कि कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम गैस टू लिक्विड। ओके, लिख लो इसमें, प्रोसेस in which gases converts into liquid, gases convert into liquid is called condensation. आगे अब मैंने बताया कि कंडेंसेशन के लिए, देखो कंडेंसेशन के लिए अब क्या है कि ऐसे ही तो कंडेंसेशन नहीं हो जाएगा। इवोपरेशन हुआ क्यों था, क्योंकि टेम्परेचर हाई था, ठीक है। टेम्परेचर जब था, मतलब धूप वगैरह निकली थी, तो वेपर बन के ऊपर की ओर उड़ गए। उसके बाद जब ऊपर गए थोड़ा बहुत, तो वहां पे शाम हो गई, जो सनलाइट थी वो नहीं रही, तो टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होने लगा, तो दोबारा वो क्या करेंगे, दोबारा लिक्विड की फॉर्म में आके बरसने लगेंगे। तो कंडेंसेशन के लिए क्या होता है कि इसमें ये रिक्वायरमेंट है, दिस कैन बी कैरिड आउट बाई, इसमें लिख लो, this can be carried out by cooling gas below a पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये कह रहा है कि कंडेंसेशन तो क्या है, तो वो तो हमने लिख लिया। अगला क्या कह रहा है कि ये जो कंडेंसेशन है ये हो सकता है, दिस कैन बी कैरिड आउट बाय कूलिंग गैस, गैस को कूल करना पड़ेगा बिलो ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर तो रखना ही पड़ेगा। देखो गैस को लिक्विड बनाने के दो तरीके हैं, एक तो प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो बातें ही होती हैं। हम लोग किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए दो तरीके अपनाते हैं, या तो प्रेशर में चेंज करते हैं या टेम्परेचर में। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी जो फैक्टर है, जो ज़्यादा ज़रूरी है टेम्परेचर और प्रेशर में, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, टेम्परेचर से चीज़ें की जा सकती हैं, प्रेशर बाद में आता है, ठीक है ना। है हालांकि दोनों ही अपने आप में काफ़ी खास, लेकिन टेम्परेचर में अगर आपने सही चेंज नहीं किया तो आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो चेंज होने वाला नहीं है। तो टेम्परेचर को पहले सही जगह रखना पड़ेगा, इसीलिए लिखा है दिस कैन बी कैरिड आउट बाय कूलिंग गैस बिलो अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो लेके जाना ही पड़ेगा उसको। लिख लो यहाँ पे पॉइंट, gases can be changed into liquid by two मेथड, ठीक है ना। दो मेथड से अब गैस को चेंज किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो दो मेथड,
क्या क्या मेथड हो सकते हैं वो, ओके मैंने बताया कि टेम्परेचर को कम करना है। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि गैस के ऊपर वाटर किसी भी बर्तन वगैरह में लेके कभी चाय वाय तो बनाई होगी ना, तो कभी पानी को गर्म तो किया ही होगा। तो आपने देखा होगा कि जब गैस को गर्म करते हैं, ऑन करते हैं, तो जब धीरे धीरे वाटर बॉयल होना शुरू होता है, फिर बॉयल होने के बाद जब वेपर उसकी बनने लग जाती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये है और ये इसके अंदर रखा हुआ है पानी, और ये नीचे लगा दिया हमने इसको हीट, हमने इसको आग लगा दी है, गैस ऑन कर दिया, अब ये यहाँ से वेपर बन के इस तरह से मान लो उड़ना शुरू हो गया, ठीक। तो कभी अगर तुमने देखा होगा कि कभी आपने इसके ऊपर अगर प्लेट रख दी, तो प्लेट अगर मान लो प्लेट अगर वेपर बनना शुरू होगा, तो प्लेट जब हटा के देखोगे तो प्लेट के ऊपर तुमको वो दिखेगा, प्लेट के ऊपर काफ़ी सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। तो वो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसके ऊपर, तो वो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक्चुअली में कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस ही चल रहा होता है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लग जाते हैं। उसमें अब हमारे पास क्या चीज़ बचती है कि वाटर ड्रॉपलेट्स मान लो अगर प्लेट के आपको नहीं चाहिए, तो आपके पास दूसरा एक और ऑप्शन भी है कि आप उसके ऊपर हाथ लगा के देखो। अगर इसके ऊपर मान लो इस तरह से, अगर मान लो इसके ऊपर से कभी हाथ लगाए, तो आपके हाथ में कभी गैस नहीं आएगी, आपके हाथ में जो भी आएगा वो हमेशा एक लिक्विड ही होगा। तो एक दूसरा तरीका एक ये भी है कि इस तरह से भी आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। तो मैंने बताया कि गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, एक गैस को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। आपके पास दो मेथड है, और हमने हर बार जो तो मेथड पकड़े हैं वो हमने मेथड कौन से पकड़े हैं, या तो हमने टेम्परेचर में कोई चेंज किया है, या फिर हमने कोई प्रेशर में चेंज किया है, ठीक है ना। यही दो तरह के चेंजेस हमने जनरली किए हैं। तो बारी बारी से दोनों चेंजेस को करके देखेंगे कि कहीं ना कहीं से तो काम हमारा होने वाला है। देखो, तो पहला टेम्परेचर by decreasing the temperature, ठीक। पहला क्या है कि बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, ओके। दूसरा बाय, अब प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर तो अब देखो समझना, जब वाटर के वेपर जब बनना शुरू होते, जैसे मान लो बर्तन रखा था जो गैस के ऊपर, तो जब वेपर बन के जब ऊपर जाने लगे थे वेपर बनने के बाद, तो ऊपर जैसे ही आपने उसके ऊपर क्या रख दिया, प्लेट रख दी, तो प्लेट कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्लेट जो है वो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना। पहले अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया, मान लो बर्तन खुला हुआ है, तो वो सारे के सारे वेपर उड़ जाएंगे। जब वो वेपर जब गैस के फॉर्म में उड़ जाएंगे, तब तो वो लिक्विड नहीं बनने वाले, क्योंकि उनके पास इतनी हीट है, वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर प्लेट ढक दी, तो यानी आपने उसके ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, प्रेशर लग रहा है नहीं, तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से भी गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो बाय क्या, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो वी हैव दीज टू मेथड जिससे हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और एक बात और, दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर। एक मिनिमम टेम्परेचर तक तो आपको उसको लेकर आना ही पड़ेगा, एक टेम्परेचर ऐसा रखना पड़ेगा आपको, वहां तक उसको रखना पड़ेगा। जैसे कि वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर समझो, वाटर वेपर जो होता है H2, तो वाटर का जो वेपर बनता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो वहां पे क्या होगा कि आप उसको मतलब अपनी तरफ से प्रेशर इंक्रीज करके, प्रेशर में चेंज करके आप उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन एक मिनिमम टेम्परेचर तक तो लाना ही पड़ेगा। तो मीन ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, स्टेट चेंज में जो ज्यादा चीज मैटर करती है वो है टेम्परेचर। प्रेशर बाद में आता है, पहले टेम्परेचर को ही सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो मेथड है हमारे पास जिससे हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। अब इसमें कुछ कुछ मुख्य पॉइंट्स और हैं जो आप लोगों को ठीक। कंडेंसेशन के अलावा एक चीज और भी होती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ लिक्विफिकेशन क्या होता है। लिक्विफिकेशन को चलो बाद में पढ़ लेते हैं। अभी जैसे हमने बात करी ठीक है ना, लिक्विफिकेशन, ये है लिक्विफिकेशन। देखो लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन एक जैसा ही है, लगता है देखने में, और नहीं पढ़ाया जाता लिक्विफिकेशन क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में कंडेंसेशन ही है, लेकिन चीज़ें कोरिलेट करती हैं तो इसलिए यहाँ पे जरूर बताया जाएगा। तो लिक्विफिकेशन क्या होता है, जैसे कि कंडेंसेशन में क्या था, चलो मैं यहाँ पे साथ में कंडेंसेशन भी लिख देता हूँ। कंडेंसेशन में क्या हुआ कि कोई चीज गैस से क्या बन गई, लिक्विड, गैस से बनी लिक्विड। लिक्विफिकेशन में साफ दिख रहा है कि वो चीज बनेगी लिक्विफिकेशन यानी कि उसका लिक्विड ही बनाया जा रहा है। लेकिन लिक्विफिकेशन में क्या होता है, कोई चीज सॉलिड से भी लिक्विड बन सकती है और
गैस से भी लिक्विड बन सकती है। दोनों ही तरीकों को, सॉलिड से लिक्विड बनने को हम मेल्टिंग भी कहते हैं, लेकिन लिक्विफिकेशन भी बोला जा सकता है। यही है बेसिक डिफरेंस। कंडेंसेशन का मतलब गैस की ही बात कर रहा है, गैस का ही लिक्विड बनेगा, लेकिन अगर लिक्विफिकेशन बोल रहा है तो सॉलिड गैस दोनों में से कुछ भी हो सकती है बात, ठीक है ना। सॉलिड गैस दोनों में से कोई भी लिक्विड बने तो वो लिक्विफिकेशन होता है। तो एक लाइन में हम इसको भी लिखेंगे। इस चैप्टर से मिलते जुलते जितने भी फिनोमेनाज हैं सारे पढ़ डालने हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े इनको। प्रोसेस इन विच a solid or gas converts into solid liquid converts into liquid form at a certain temperature का भी जिक्र कर देते हैं, at a certain temperature is called liquefaction। लिक्विफिकेशन की स्पेलिंग चेक कर लेना, मुझे पूरा भरोसा है गलत हो सकती है, तो एक बार देख लीजिएगा। तो लिक्विफिकेशन ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड भी और गैस भी, दोनों में से कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो सकती है लिक्विड के अंदर। कंडेंसेशन में गैस ही लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ठीक, ये बात याद रखना। तो देखो कंडेंसेशन भी हो गया, लिक्विफिकेशन भी हो गया, और एक चीज तुमको यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगा। ओके, ये होता कैसे, एक बार देखते हैं, ठीक है ना। ये चीज हो कैसे, देखो कोई चीज जैसे कि मान लो हम लोग गैस से कन्वर्ट कर रहे हैं उसको लिक्विड में, ठीक है ना। तो समझना, पहले ये गैस थी लिक्विड में, तो गैस जब मान लो गैस के फॉर्म में रही थी तो इसके पार्टिकल काफी ज्यादा दूर दूर रहे होंगे, इस तरह से, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इनमें दूरी रही होगी। लेकिन जब ये लिक्विड बने, यानी कि क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, टेम्परेचर कम किया गया। टेम्परेचर कम करने की वजह से इनकी जो, देखो अब दूर थे तो इनमें एनर्जी काफी ज्यादा थी, है ना भाई। गैस के फॉर्म में है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। और इसकी क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स की जो स्पीड भी है वो भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें इनमें ज़्यादा है। लेकिन अब टेम्परेचर कम करने की वजह से क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो उनका मोशन भी कम हो जाएगा। मोशन कम होने की वजह से ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे, अब उनको थोड़ा सा क्लोज आना पड़ेगा। तो अब इस स्थिति में मान के चलो ये थोड़े से पास इस तरह से आने लगेंगे, अभी थोड़े से पास हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कम बनाए, यहाँ पे ज़्यादा बनाए, लेकिन समझने के समझो, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसके और लिक्विड के केस में डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो थोड़े से पास आने लग जाते हैं। और इसी वजह से देखो टेम्परेचर या प्रेशर चीज़ों को कैसे बदल देता है। बस सिंपल सी बात समझो, स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करती है पार्टिकल्स की एनर्जी के ऊपर कहीं ना कहीं। जो पार्टिकल्स के बीच की जो 3-4 जो मॉलिक्यूलर तुमको थ्योरी पढ़ाई थी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो मूवमेंट भी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए चीज़ें बदल गई। जब टेम्परेचर कम कर दिया तो इनकी एनर्जी कम हो गई, जब पार्टिकल की एनर्जी कम हो गई तो वो पास आ गए, क्लोजली पैक हो गए और लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गए। और कम करोगे और मान लो टेम्परेचर कम करोगे तो वो सॉलिड के फॉर्म में भी आएंगे, तो आगे सॉलिड भी बनेंगे। तो ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। तो एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है अपना एक चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। आई थिंक क्रिटिकल टेम्परेचर जैसी चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने तुमको शायद कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले एक लेक्चर में बताया था कि एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे वाटर के लिए मैंने बताया था कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है, जैसे वाटर के लिए 0.01 बताया था ना, 0.01 डिग्री सेल्सियस।
तो मैंने कहा था इसमें वाटर सॉलिड भी मिलेगा, वाटर लिक्विड भी मिलेगा और वाटर गैस भी मिलेगा, वाटर तीनों फॉर्म में मिलेगा। और मैंने बोला था ये क्रिटिकल टेम्परेचर, देखो ये क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं होता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपस में मिलती जुलती हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, और हर सब्सटेंस का एक ट्रिपल पॉइंट होता है, हर सब्सटेंस का एक ना एक ट्रिपल पॉइंट होता है, ठीक है ना। एक ऐसा पॉइंट होता है कि उस टेम्परेचर पे, ठीक है ना, उसी को बोला गया ट्रिपल पॉइंट। वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वाटर, हम लोग मैक्सिमम स्टडी वाटर की करते हैं, तो वाटर के बारे में है कि 0 पॉइंट इतने पे होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। क्रिटिकल टेम्परेचर अलग चीज है। ये दोनों कैसे लिंक करते हैं समझो, कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले क्रिटिकल टेम्परेचर को समझते हैं, उसके बाद ही बताता हूँ कि ये क्या है। तो देखो समझो क्या बात है, एक किसी भी गैस को अगर लिक्विड में बदलना है, किसी भी गैस को अगर लिक्विड में बदलना है, तो टेम्परेचर और प्रेशर में क्या चेंज करना है, टेम्परेचर को करना है कम, टेम्परेचर को करना है कम और प्रेशर को करना है ज़्यादा, ठीक। और प्रेशर भी काम करेगा, टेम्परेचर, मैंने बोला कि टेम्परेचर ज़्यादा काम करता है, टेम्परेचर ज़्यादा मायने रखता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है कि किसी भी गैस को लिक्विड बनाने के लिए उस मिनिमम टेम्परेचर तक तो लेके जाना ही पड़ेगा, उस मिनिमम टेम्परेचर तक, यानी कि उसका टेम्परेचर उससे तो कम ही होना चाहिए, वो एक पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। हर सब्सटेंस का एक अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। फिर से समझना, कोई भी सब्सटेंस है अगर वो गैस के फॉर्म में है तो उसको बनाना है लिक्विड, तो गैस से लिक्विड बनाने के लिए दोनों चीजें हैं, टेम्परेचर कम रखो, प्रेशर बढ़ाओ। तो आप प्रेशर में कितना भी चेंज करो फर्क नहीं आने वाला तब तक जब तक उसका टेम्परेचर, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ना रखो। आपको जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना भी है उससे नीचे रखना पड़ेगा, उसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उससे वो ऊपर है ना तो प्रेशर कितना भी अप्लाई करो कुछ नहीं होने वाला, टेम्परेचर को नीचे रखो, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रखो। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अगर एक बार टेम्परेचर आ गया उसके बाद प्रेशर काम करेगा और प्रेशर अप्लाई करने पर वो चीज़ गैस से लिक्विड बन जाएगी। तो क्या हुआ, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना, उसके ऊपर नहीं चेंज होने वाली। इट डजंट मैटर तुम कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर। तो वो एक उस टेम्परेचर तक आपको उस टेम्परेचर से नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही समझाना चाह रहा था, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है कि जिससे नीचे ही आपको किसी भी सब्सटेंस यानी कि गैस की बात कर रहे हैं ना, ये गैस के लिए बना है, तो किसी भी गैस को अगर लिक्विड बनाना है तो वो मिनिमम टेम्परेचर यानी कि एक उस पॉइंट जो है उसका टेम्परेचर उससे नीचे रखना पड़ेगा उसको, उसके बाद प्रेशर लगाओगे तभी वो लिक्विड बनेगी, ठीक है ना। एक अकेली चीज काम नहीं करेगी, आपको दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टेम्परेचर अब टेम्परेचर अबव विच, एक ऐसा टेम्परेचर अबव जिसके ऊपर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, गैस लिक्विफाइड यानी कि गैस लिक्विड बन ही नहीं सकती। हाउएवर हाई प्रेशर इज अप्लाइड, फर्क नहीं पड़ रहा तुमने कितना भी ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर लगा रखा हो, लेकिन एक टेम्परेचर तक, उस टेम्परेचर से उसको नीचे रखो, ठीक है ना, उस टेम्परेचर से नीचे रखो, उसके बाद प्रेशर में चेंज करो तो लिक्विड बन जाएगी। लेकिन अगर उसके ऊपर है वो टेम्परेचर तो कितना भी प्रेशर लगा लो चेंज नहीं होने वाला, यही होता है। और हर भी वो चीज जो गैस के फॉर्म में, हर गैस का अपना एक फिक्स क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो लिख लो इस पॉइंट को भी यहाँ पे, इसके जस्ट बाद ये लिखना, एवरी गैस इज
एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। तो मैं अभी बता रहा था, इससे जस्ट पहले हम लोग बात कर रहे थे ट्रिपल पॉइंट की, कि ट्रिपल पॉइंट का क्या चक्कर है। तो देखो फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस से ये चीज़ें नहीं है, ऊपर की हैं, लेकिन आसान है, समझी जा सकती हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जैसे कि अभी क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा, तो मैं बोल रहा था ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट में भी देखो क्या चीज़ होती है कि एक ऐसा पॉइंट, जैसे कि मान लो फिर से हम लोग वाटर ही लेंगे 0.01 डिग्री सेल्सियस। इस पे क्या होगा, वाटर क्या क्या सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और गैस फॉर्म में भी मिलेगा। तीनों पॉइंट पे तीनों फॉर्म में मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई है कि देखो ये इस फॉर्म में क्यों मिल रहा है, यहाँ पे ये तीनों मिल जाएगा, लेकिन कभी भी जैसे कि मान लो जो उसका इस वाटर अगर ये तीनों फॉर्म में मिल रहा है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी मिल रहा है, तो एक बात तो तय है कि किसी भी चीज़ का जो ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा ना, किसी भी चीज़ का जो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर होगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर से तो हमेशा कम होगा, ठीक है ना। तो ट्रिपल पॉइंट का मान लो जैसे ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा। तो वाटर के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 374 डिग्री सेल्सियस। 374 डिग्री, जैसे वाटर की वेपर है, वाटर मान लो वेपर के फॉर्म में आ गई। अब वेपर के फॉर्म में मान लो गैस, लिक्विड से बन गई गैस, गरम किया तो गैस बन गई। गैस बनने के बाद हम उसको दोबारा लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो दोबारा लिक्विड बनाने के लिए टेम्परेचर को 374 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना पड़ेगा। अगर उसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तो कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, वो गैस जो है वो लिक्विड बनने वाली नहीं है। तो यही बात समझना चाहता कि ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ही होगा। वो तो बहुत ही कम है, देखो ना 374 है, ये 0.01 है, ठीक। तो ये कनेक्शन है इनका। ट्रिपल पॉइंट को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 11th-12th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिलेगा ये, और बस ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें जैसे कि लिख सकते हो तुम कुछ गैसेस का, यहाँ पे टेबल बना के लिख लो गैसेस, और यहाँ पे इनके क्रिटिकल टेम्परेचर। नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो। क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम या मैक्सिमम या वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर या उस पे कोई भी गैस लिक्विड नहीं बनाई जा सकती। इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो। जैसे मैंने बोला कि दो फैक्टर है, टेम्परेचर और प्रेशर, लेकिन ज़्यादा चीज़ क्या है कि टेम्परेचर तो कम से कम उससे नीचे ही रखो, ठीक है ना। उसके नीचे टेम्परेचर रखो, उसके बाद प्रेशर अप्लाई करो। अगर टेम्परेचर उससे ऊपर गया तो तुम कितना भी प्रेशर लगाओगे लिक्विड होने वाला नहीं है। ओके, तो लिख लेते हैं इसको CO2, (31.1 डिग्री सेल्सियस), अमोनिया NH3 अमोनिया 132 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन -18 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन -147 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन -165 डिग्री सेल्सियस, हीलियम -240 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में SO2 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक बात और लिख लेना, वाटर वेपर का भी लिख लेना। वाटर वेपर जो होता है 374 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं सबको। तो यानी कि कार्बन को अगर लिक्विड के फॉर्म में लाना है प्रेशर डाल के, तो 31.1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर कम ही होना चाहिए। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर हुआ ना तो कितना भी प्रेशर अप्लाई करोगे लिक्विड बनने वाला नहीं है। अमोनिया को भी अगर लिक्विड बनाना है ना तो 132 डिग्री सेल्सियस से उसको नीचे रखो, उससे ऊपर नहीं आना चाहिए। इसी तरह से -118 से नीचे रखो। तो ये सारे के सारे दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, इतना काफ़ी है कि क्या होता है ये समझने के लिए और किस तरह से काम करता है ये समझने के लिए।
ठीक है ना। तुम लोगों ने कंडेंसेशन पढ़ा है, लेकिन कंडेंसेशन किस तरह से काम करता है, प्रेशर टेम्परेचर कैसे काम करते हैं, ये आप समझ लिया। तो गैस को लिक्विड बनाने के लिए टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा, लेकिन टेम्परेचर कितना कम, क्रिटिकल टेम्परेचर से तो नीचे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ कंडेंसेशन, इफेक्ट्स ऑफ कंडेंसेशन ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट पे कंडेंसेशन का क्या असर पड़ता है? देखो बहुत ज़्यादा असर है। क्यों? क्योंकि इवोपरेशन के बाद अगर कंडेंसेशन ना हो, इवोपरेशन के बाद अगर कंडेंसेशन ना हो तो कोई फायदा ही नहीं इवोपरेशन का सारा पानी उड़ के चला जाएगा, फिर तो आएगा ही नहीं नीचे कभी। तो इवोपरेशन के बाद कंडेंसेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा का सारा वाटर वेपर जो गया था वो नीचे भी तो आना चाहिए ना, ताकि कम से कम बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पे एक ही लाइन में हम लोग लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ fog, mist, cloud, the formation of fog, mist, cloud, dew are the application of कंडेंसेशन, ठीक है ना। कंडेंसेशन की एप्लीकेशन यही है मेन में, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ड्यू, ये सारे के सारे कंडेंसेशन की वजह से होती है। कंडेंसेशन की वजह से मतलब पहले इवोपरेशन होगा, बाद में कंडेंसेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए उतनी ही बात कर रहे हैं। ओके, कितना टाइम बचा है? ठीक, तो एक लास्ट चीज़ हमारी और हो सकती है, जिसमें हम स्टेट कन्वर्जन सारा का सारा आज कर दे रहे हैं खत्म। जितना भी स्टेट कन्वर्जन था वो हमारा ऑलमोस्ट हो गया खत्म। अब हमारा लेटेंट हीट और टेम्परेचर चेंज करने वाला ही बचेगा। लास्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है ना। ये भी एक कन्वर्जन है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनो। देखो बाल को होता क्या है कि पहले कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड से अगर मान लो आपने इसको हीट दिया, सॉलिड कोई चीज़ सॉलिड थी, अगर आपने उसको गर्म करना शुरू किया, जैसे आइसक्रीम वगैरह होगी, ठीक है ना, आइस है अगर फ्रिज से निकालते हो, तो पहले वो हीट लेके पहले क्या बनती है, वो बनती है लिक्विड। अगर आपने फर्दर और भी हीट दी और भी गर्म करते रहे तो वो मे भी लिक्विड से बाद में क्या बन जाएगी, गैस। ऐसा होता है, यह है विधि का विधान, जनरली ऐसा ही पाया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इस विधान को बदल देती हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड ना बन के डायरेक्ट वो गैस के फॉर्म में आ सकती हैं, ऐसा भी होता है। कुछ चीज़ें सॉलिड से लिक्विड नहीं बनती, वो सीधे गैस बन जाती हैं। और इसी प्रकार गैस से दोबारा वो सॉलिड ही भी बन सकती हैं बिना लिक्विड में हो, ठीक है ना। सॉलिड से लिक्विड जो बनता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से जब कोई गैस बनता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, पढ़ रखा है। गैस से लिक्विड बनता है, जस्ट अभी पहले पढ़ा है, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बनना भी हम पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है ना। अब एक नया फिनोमेना जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस और ये होता है, और यही होता है सब्लिमेशन। कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स आपस में इतना हल्का है ना कि वो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड की वजह से सीधे गैस बन जाती है। यानी कि उसके पार्टिकल होते हैं, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाती है, उनको लिक्विड बनने की जरूरत नहीं, वो सीधा गैस बनेंगे और ऊपर के पार्टिकल्स निकलते रहेंगे, गैस बन के निकलते रहेंगे। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है ना। सब्लिमेशन में क्या है, प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड। यानी कि लिक्विड नहीं बनेगा, सीधा क्या बनेगा, सीधा गैस बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। तो ये है प्रोसेस, जल्दी से लिख लेते हैं इसको भी। Process in which a solid substance directly converts into gas without undergoing, without, ऐसा की बात क्यों बोल रहा है, क्योंकि जनरली लिक्विड में चीजें आती हैं विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, सब्लिमेशन, ठीक है ना। और जो चीजें
अब हर चीज़ का नहीं होता, ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ पे ये है रखा रखा ये अपने आप सॉलिड से गैस में बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये डस्टर है ये भी अपने आप रखा रखा सॉलिड से गैस में हो जाएगा, हर चीज़ नहीं होती, कुछ गिनी चुनी ही चीज़ें होती हैं जो होती हैं। और ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? सबलाइम्स। क्या बोलते हैं? सबलाइम्स। लिख लो यहाँ पे, द सब्सटेंस। और हाँ, इसको ऐसा नहीं है कि इसको आग वाग लगाने की जरूरत है। कैम्फोर या फिर जो भी चीज़ें होती हैं तो उसको आप अगर आप रख दोगे तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में ही, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ही उसको इतनी हीट मिल जाती है कि वो वहीं से सॉलिड से गैस बन जाएगा, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है अलग से। सब्सटेंस विच undergoes sublimation are called sublimes। ठीक है ना। लास्ट में मैं एक एग्जांपल लिखूंगा इसके और इसको भी आपको लिख के कंप्लीट कर देना है। कौन कौन सी चीजें हैं जो इनमें होती हैं, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होगी, व्हाइट कलर की होती है, यहाँ पे शायद उसको डामर गोली बोलते हैं, कुछ इस तरह का ही नाम होता है। तो वो जो होती है उसके साथ भी यही होता है कि वो भी रखे रखे सॉलिड से सीधे गैसेस फॉर्म में जाती हैं। इसके अलावा कैम्फोर है ना, कैम्फोर जो कपूर होता है, कपूर को भी रखोगे कहीं पे देखना उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ जाती है क्योंकि वो भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा एक होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। और एक लास्ट में और लिख लो, दैट इज आयोडीन। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं ड्राई आइस, ड्राई आइस, ठीक है ना, ड्राई आइस। ठीक, तो इतना चीज़ें हो गई हैं। और ड्राई आइस के बारे में जिनको ना, ये तो लिख चुके हो, एक लाइन और लिखेंगे हम यहाँ पे। ड्राई आइस पता ही है वैसे सबको क्या होती है, सॉलिड CO2, ठीक है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोलते हैं। तो सारे स्टेट कन्वर्जन हमने कर लिए हैं और यहाँ पे खत्म होती है आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच।